कभी कभी राजनीति में सबसे बड़ा नेता वो नहीं बनता जिसके पास पैसा, ताकत या बड़ा परिवार हो, बल्कि वो बनता है जिसके अंदर अपमान का दर्द, संघर्ष की आग और हार न मानने की जिद जिंदा रहती है। सोचिए, एक साधारण सी लड़की जिसके घर में रोज की रोटी का संकट था, जो सुबह अंधेरे में उठकर घर संभालती थी, भाई बहनों को तैयार करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, दूध के डिपो में काम करती थी। उसी लड़की ने एक दिन देश के सबसे बड़े नेताओं के काफिले रोकने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे कमजोर समझा, विरोधियों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसी लड़की ने सड़क से संसद तक ऐसा तूफान खड़ा किया कि 34 साल पुरानी सत्ता की नींव हिल गई। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके सिर से खून बह रहा था, साड़ी लहूलुहान थी, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कौन थी वो लड़की? कैसे गरीबी से उठकर उसने बंगाल की राजनीति का चेहरा बदल दिया? कैसे छात्र राजनीति से शुरू हुआ सफर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा? आज की कहानी है उस फायर ब्रांड महिला की जिसने सिस्टम से लड़कर खुद सिस्टम बन जाने तक का सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं ममता बनर्जी की वो कहानी जहां हर मोड़ पर संघर्ष है, हर फैसले में बगावत है और हर जीत के पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा है। साल 1997 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को खत्म करते हुए नए चुनावों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पूरे देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल था और जयप्रकाश नारायण की रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ आ रही थी। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ एक रैली करने के लिए कोलकाता आते हैं, लेकिन 22 साल की सामान्य सी दिखने वाली लड़की ने अचानक से जयप्रकाश नारायण के काफिले को रास्ते में ही रोक लिया और विरोध करते हुए उनकी कार के सामने ही सड़क पर लेट जाती है। इस लड़की का नाम था ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के पिता परमेश्वर कांग्रेस के समर्थक थे और बंगाल की लोकल कांग्रेस अक्सर अपनी बैठकों के लिए परमेश्वर के ऑफिस का इस्तेमाल भी किया करती थी। ममता के पिता परमेश्वर बनर्जी सरकारी ठेकेदार थे और कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे, लेकिन 42 साल की उम्र में ममता के पिता की मौत हो जाती है। ममता के पिता परमेश्वर बनर्जी को गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या थी। दूसरी तरफ ममता की मां अक्सर बीमार रहती थीं, जिसके कारण घर का सारा काम ममता को ही संभालना पड़ता था। ममता सुबह 3:30 पर उठती, सारा खाना बनाती, भाई बहनों को तैयार करती और फिर किसी तरह अपने भवानीपुर गर्ल्स हाई स्कूल पहुंच जाती। 1970 में स्कूल से पास आउट होने के बाद ममता जोग माया देवी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं, जहां से उन्होंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इस वक्त बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी और ममता के इस कॉलेज में कम्युनिस्ट छात्र संगठनों का दबदबा था। ममता के कॉलेज में कांग्रेस के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच तक नहीं थी, लेकिन यहाँ ममता ने अपने दम पर पहली बार कांग्रेस की पहली ब्रांच खोली। इससे कॉलेज में ममता की लोकप्रियता बढ़ने लगती है और ममता को भाषण देने के लिए दूसरे कॉलेजों में भी अब बुलाया जाने लगा। वहीं ममता अपना घर चलाने के लिए एक स्कूल में पढ़ाती और इसके अलावा वो ट्यूशन भी देती थी और एक मिल्क डिपो में भी काम करने लग जाती है। इनसे जो पैसा मिलता उससे ममता अपने परिवार को चलाती और अपने कॉलेज की फीस भरती और अपने छात्र संगठन को चलाती। ममता के जोरदार भाषणों ने बंगाल कांग्रेस के नेताओं का ध्यान खींचा, जिससे उनका बंगाल के सीनियर नेता रंजन दास मुंशी, सुब्रत मुखर्जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। इधर आपातकाल के बाद केंद्र में दोबारा से लोकसभा चुनावों की घोषणा हो जाती है। इन्हीं दिनों कांग्रेस को बंगाल की जादवपुर सीट पर एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो सीपीआईएम के बड़े नेता सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ सके। जादवपुर सीट सीपीआईएम का गढ़ थी और कांग्रेस का कोई भी नेता सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। इस बीच सुब्रत मुखर्जी ने ममता बनर्जी का नाम आगे किया और प्रणब मुखर्जी को फोन करके कहा कि ये लड़की फाइटर है। उधर राजीव गांधी भी सोमनाथ चैटर्जी के खिलाफ किसी नए चेहरे को उतारना चाहते थे। इस तरह बंगाल कांग्रेस में ममता बनर्जी के नाम पर सहमति बन जाती है। ममता बनर्जी के लिए ये पहला बड़ा चुनाव था। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में सोमनाथ चैटर्जी को मामा कहकर संबोधित कर और कहती कि उन्होंने जब मामा से कहा कि मामा आप तो इतनी बार जीते हो, अब तो एक बार मुझे मौका दे दो, तो मामा ने उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। ममता की ये बात सुनकर भीड़ खूब हंसती। ममता के इन भाषणों से उनके और जनता के बीच एक कनेक्ट बन जाता है। इस चुनाव में ममता ने अपने प्रचार में अपनी पूरी जान झोंक दी, यहाँ तक कि वो अपने पोस्टर भी खुद बनाती। इसी बीच सीपीआईएम के नेता सोमनाथ चैटर्जी नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पहली बार ममता बनर्जी से मिलते हैं।
इस दौरान ममता बनर्जी सोमनाथ चैटर्जी के पैर छूने को झुकती है, लेकिन चैटर्जी अनकंफर्टेबल होकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और ममता को ऐसा करने से रोक देते हैं। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन ममता ने इस पर विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि मेरा अपमान हुआ। इस एक घटना ने यह दर्शा दिया कि ममता की उम्र भले ही कम है, लेकिन वो राजनीति को अच्छी तरह से समझती है और उन्हें पता है कि कब क्या करना है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम और सोमनाथ चैटर्जी ने ममता को सीरियसली नहीं लिया। वो मानकर बैठे थे कि जादवपुर जैसी सेफ सीट पर उनकी बड़ी आसानी से जीत होने जा रही है। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आए तो सबके होश उड़ जाते हैं। 29 साल की लड़की ममता ने सोमनाथ चैटर्जी जैसे बड़े नेता को पहली बार में ही 19,660 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। लेकिन सांसद बनने के बाद ममता अपनी पीएचडी की डिग्री के कारण विवादों में आ जाती हैं। ममता ने दावा किया था कि उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया से पीएचडी की पढ़ाई की है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ममता को 1982 में पीएचडी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया था और वादा किया गया था कि $500 जमा करने के बाद उन्हें ओरिजिनल डिग्री भी भेज दी जाएगी। लेकिन ममता के सांसद बनने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन इंडिया ने जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की तो कोई यूनिवर्सिटी अमेरिका में है ही नहीं। बाद में पता चला कि किसी ने ममता से धोखाधड़ी करके पीएचडी के नाम पर पैसे ठगे थे। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक बार फिर से जादवपुर सीट से चुनाव में उतर जाती है, लेकिन इस बार सीपीआईएम की मलिनी भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को 30,900 वोटों से हरा दिया। हालांकि ममता ने सड़क पर लड़ने का रास्ता नहीं छोड़ा, इसलिए ममता बनर्जी सीपीआईएम के निशाने पर रहती है। 1990 में सीपीआईएम की लीडरशिप वाली लेफ्ट फ्रंट की सरकार को पश्चिम बंगाल में 13 साल हो चुके थे। इन 13 साल में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने बंगाल में कांग्रेस की लीडरशिप वाले ऑपोजिशन को बिल्कुल लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी को किनारे नहीं कर पा रहा था। इस बीच अगस्त 1990 में कोलकाता में पुलिस की एक फायरिंग में 3 लोग मारे जाते हैं। इस हिंसा के खिलाफ 16 अगस्त 1990 को एक बंद बुलाया जाता है, जिसे साउथ कोलकाता के हाजरा में ममता बनर्जी लीड कर रही थी। लेकिन इसी बीच सत्ता पर काबिज लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों, लोहे की रॉड्स और चेन से इस मार्च पर हमला कर दिया। ममता के सिर से भी तेज खून बहने लगा और उनकी साड़ी लहूलुहान हो जाती है। ममता की खराब हालत देखकर उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया जाता है, जहां एक स्कैन में पता चलता है कि ममता की खोपड़ी में एक सीरियस फ्रैक्चर हो चुका है। ममता की हालत इतनी सीरियस थी कि उनके साथियों को लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगी। हालांकि इस हमले में ममता बच जाती है, लेकिन उन्हें पूरे 1 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ता है। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटी ममता बनर्जी की तस्वीर बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार के हिंसा का प्रतीक बन जाती है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी को पूरे बंगाल में घर घर में पहचाना जाने लगता है। ममता के इलाज का पूरा खर्च राजीव गांधी ने उठाया। इसके साथ ही राजीव गांधी ने ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं की मर्जी के खिलाफ जाकर पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। हालांकि 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। इस वक्त राजीव गांधी लोकसभा चुनावों के प्रचार के लिए तमिलनाडु गए हुए थे। 1991 के इस लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को जादवपुर सीट की जगह साउथ कोलकाता सीट से खड़ा किया जाता है, जहां उनका मुकाबला सीपीआईएम के नेता विप्लव दासगुप्ता से था। इस चुनाव में ममता बनर्जी की 93,663 वोटों से जीत होती है। इस बार ममता बनर्जी को नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में सेंट्रल मिनिस्टर का पद दिया जाता है। ममता बनर्जी को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कैबिनेट राज्य मंत्री बना दिया जाता है। और इधर ममता के बढ़ते ग्राफ के कारण पश्चिम बंगाल के कांग्रेस नेताओं से उनकी खटपट बढ़ती चली जाती है। ये खटपट पहली बार सामने आई 1992 में हुए बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में, जिसकी तैयारियों को लेकर कोलकाता के हिंदुस्तान कॉपर गेस्ट हाउस में एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के बीच में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े के बाद ममता बनर्जी खुद ही बंगाल अध्यक्ष पद के चुनाव में उतर जाती है। इस तरह एक तरफ पूरी बंगाल कांग्रेस और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी। हालांकि इस चुनाव में ममता की हार होती है, लेकिन ममता ने प्रणब मुखर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट सोमन मित्रा को कड़ी टक्कर दी और बहुत कम अंतर से हारती है। यहाँ से ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इधर ममता बनर्जी का कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार से भी मुंह भंग होता जा रहा था। जनवरी 1993 में ममता बनर्जी एक बहरी और गूंगी लड़की के रेप वाले मामले में बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ऑफिस के सामने धरने पर बैठ जाती है। इस पीड़िता के रेप का आरोप सीपीआईएम के ही एक आदमी पर था।
लेकिन बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के साथ मारपीट कर देती है और उन्हें बालों से पकड़कर घसीटकर हिरासत में ले जाती है। हालांकि ममता बनर्जी को आधी रात में ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहां से ममता को लगने लगा कि उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता शायद लेफ्ट फ्रंट से लड़ना नहीं चाहते। ममता ने आरोप लगाया कि लेफ्ट सरकार के खिलाफ लड़ने वाले कई लोगों का नाम कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं है और कांग्रेस की तरफ से कुछ अपराधियों को भी टिकट दे दिया गया है। ममता के विद्रोह को देख कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने ममता को मनाने की कोशिश की, लेकिन 36 घंटे बाद उन्हीं लोगों का नाम कांग्रेस की लिस्ट में होता है जिनका ममता बनर्जी विरोध करती आ रही थी। इस पर ममता ने गुस्से में खुद को मारने की धमकी तक दे डाली। ममता की इस धमकी के कुछ घंटे बाद ही एक कैंडिडेट का नाम कांग्रेस की लिस्ट से हटा दिया जाता है। 1996 में ममता बनर्जी को कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी के घर के बाहर घंटों खड़े रहना पड़ा था, क्योंकि तब जनार्दन द्विवेदी और प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर टिकटों के बंटवारे में लगे थे। ममता का गुस्सा तब और बढ़ गया जब उनके ज्यादातर समर्थकों को टिकट नहीं मिले। अपनी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करने के बाद भी ममता साउथ कोलकाता सीट से कांग्रेस से ही चुनाव लड़ती हैं और 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाती हैं। कांग्रेस पार्टी पहली बार गांधी नेहरू परिवार के नेतृत्व के बिना चुनाव में उतरी। परिणाम स्वरूप पार्टी में अपनी पकड़ बनाने की चाहत और गुटबाजी के कारण पार्टी ढलान पर जा पहुंची। अब ममता बनर्जी कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग फैक्शन बनाती हैं, जिसे तृणमूल कांग्रेस का नाम दिया जाता है। तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट्स, यानी जमीनी स्तर। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के भीतर की लड़ाई के वक्त बार बार तृणमूल शब्द पर जोर दिया, लेकिन 1997 में जब बंगाल कांग्रेस के 416 पदाधिकारी चुने जाते हैं तो इसमें तृणमूल कांग्रेस कैंप के किसी भी आदमी को जगह नहीं दी जाती। इससे ममता अब कांग्रेस के खिलाफ खुली बगावत कर देती हैं और कहती हैं कि लोगों को एहसास हो चुका है कि कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व उन्हें लेफ्ट फ्रंट की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा नहीं दिला सकता। इस तरह 23 मार्च 1997 के दिन शहीद दिवस पर ममता कोलकाता में एक बड़ी रैली करती हैं, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इस रैली में ममता ने अपना खुद का एक पैरेलल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका नाम रखा तृणमूल कांग्रेस कमेटी। ममता ने कांग्रेस लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, तो अब कांग्रेस में क्या है। ममता ने उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी से पार्टी की कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की गुजारिश की, लेकिन केसरी नहीं माने। ममता ने ऐलान किया कि उनकी तृणमूल कांग्रेस कमेटी नवंबर में एक मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम लॉन्च करेगी और दिसंबर में वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक और रैली करेगी, जिसमें 20 लाख लोग आएंगे। इस वक्त ये अटकलें चल रही थीं कि ममता अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रही हैं, लेकिन 9 अगस्त की रैली में ममता ने इसका कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे उदाहरण दिए, जिससे संकेत मिला कि वो कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि अंदर रहकर ही इसे साफ करना चाहती हैं। फिर ममता बनर्जी महाजोत करना चाहती थी, मतलब कि जो एंटी सीपीएम फोर्सेस हैं उनको जोड़ा जाए। प्रणब मुखर्जी का हमेशा से ही उसके लिए लचीला हुआ। वहां सेक्युलरिज्म की बात कही गई कि साहब जो है सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब भाजपा जो है उस महाजोत में ना शामिल हो। इस समय कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप में भी कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी को लेकर सवाल उठने लगे थे। कांग्रेस के भीतर ही बहुत से बड़े नेता सोनिया गांधी से पार्टी की कमान संभालने की अपील कर रहे थे। इन नेताओं में ममता बनर्जी भी शामिल थीं, जिनके नारे थे केसरी भगाओ कांग्रेस बचाओ और सोनिया लाओ देश बचाओ। जब सीताराम केसरी ने ममता को अपनी बेटी बताकर उन्हें मनाने की कोशिश की, तो ममता ने कहा कि उनके पास पहले से ही एक पिता है और उन्हें दूसरे पिता की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी कई बार सोनिया गांधी के घर भी गईं और सोनिया से कांग्रेस को बचाने के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनने की मांग करती हैं। ममता ने सोनिया से कहा कि राजीव जी की मृत्यु के बाद पार्टी में एक वैक्यूम है जिसे कोई और नहीं भर सकता, लेकिन आप उनकी पत्नी हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में आपके परिवार के प्रति एक प्यार और वफादारी है। इस पर सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल के होने के कारण कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। सोनिया ने ममता से कहा कि मैं विदेशी हूं और मुझे सभी स्वीकार नहीं करेंगे। सोनिया और ममता के संबंध अच्छे थे, इसलिए ममता ने बंगाल कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने में भी सोनिया गांधी की मदद मांगी। सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थी कि ममता कांग्रेस छोड़कर जाए, इसलिए सोनिया गांधी ने ऑस्कर फर्नांडिस को आदेश दिया कि वो ममता की शिकायतों का समाधान करें। अब ममता और कांग्रेस के बीच एक समझौते की बात होती है। कांग्रेस के बंगाल इंचार्ज ऑस्कर फर्नांडिस एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जिसमें ममता को बंगाल की इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव होता है और ममता को लोकसभा चुनाव में बंगाल कांग्रेस के 50% कैंडिडेट्स चुनने की पावर दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी पर भी सोनिया गांधी का दबाव था कि ममता को कांग्रेस नहीं छोड़ने देनी है, जिसके कारण केसरी इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लेते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कांग्रेस और ममता के बीच सब ठीक हो जाएगा और ममता कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी।
ऑस्कर फर्नांडिस ने भी ममता को भरोसा दिया कि समझौते के ड्राफ्ट को जल्द ही पीटीआई को जारी कर दिया जाएगा। 21 दिसंबर को सीताराम केसरी ने ऐलान किया कि ममता पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कन्वीनर होंगी। लेकिन सीताराम केसरी ममता को 50% कैंडिडेट्स तय करने देने की जो बात की थी उससे पलट जाते हैं और कहते हैं कि ममता केवल चुनाव प्रचार संभालेंगी और उनकी उम्मीदवारों के चयन में कोई भूमिका नहीं होगी। अब लगभग तय हो चुका था कि ममता अब कांग्रेस से निकलने वाली है। वहीं ममता को पता चल चुका था कि अब कांग्रेस खुद भी उन्हें निकालने पर विचार कर रही है। इसके बाद ममता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और ऐलान करती हैं कि वो आने वाला चुनाव तृणमूल कांग्रेस से लड़ेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी ही थी तभी ममता को खबर मिलती है कि उन्हें 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया है। ममता बनर्जी ने उन्हें कांग्रेस से निकाले जाने के लिए सीताराम केसरी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उनके सहयोगियों ने प्रणब मुखर्जी को इसका असली जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हो जाती हैं और 1 जनवरी 1998 के दिन तृणमूल कांग्रेस को एक अलग पार्टी का दर्जा और एक चुनाव चिन्ह मिल जाता है। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद ममता बनर्जी बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने लग जाती हैं। उन्होंने सेव बंगाल फ्रंट बनाया और घोषणा की कि बीजेपी अछूत नहीं है। इधर बीजेपी को भी ऐसे ही एक मौके का इंतजार था। इस तरह 1998 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा दोनों ने ही गठबंधन कर लिया। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को फायदा था। एक तरफ टीएमसी को एक राष्ट्रीय पार्टी का साथ मिल रहा था जो लोकसभा चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं इस गठबंधन ने बीजेपी को भी बंगाल में घुसने का मौका दे दिया, जहां उसकी प्रेजेंस अभी तक ना के बराबर थी। इस चुनाव में टीएमसी 28 सीटों पर लड़ती है, जिसमें से 7 सीटों पर उसने जीत दर्ज की। बीजेपी भी 1 सीट जीत जाती है, वहीं कांग्रेस की केवल 1 सीट आई। इन नतीजों से साफ हो गया था कि ममता बनर्जी को निकालकर कांग्रेस ने बड़ी गलती कर दी है। चुनाव रिजल्ट्स के बाद बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार बना ली और प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ममता ने भी इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया। इस गठबंधन के कारण मुस्लिम वोटों के ममता से छिटकने का जोखिम था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी बीजेपी की सरकार को समर्थन करती रही। बीजेपी के साथ गठबंधन पर उस वक्त ममता का कहना था कि हर पार्टी की अपनी खुद की विचारधारा होती है, लेकिन वो सेक्युलरिज्म पर विश्वास करती है और भरोसा करती है। ममता ने कहा कि देश में कई पार्टियां सेक्युलरिज्म को केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करती हैं और वो ज्यादा कम्युनल है। They just utilize the secularism. It's a so-called secularism only for the vote purpose. वाजपेयी की पहली सरकार 13 महीने बाद ही गिर जाती है और 1999 में फिर से चुनाव होते हैं। इस चुनाव में टीएमसी की 8 सीटें आती हैं। ममता बनर्जी ने खुद लगातार तीसरी बार साउथ कोलकाता सीट से जीत दर्ज की और सीपीआईएम के शुभांकर चक्रवर्ती को 2.14 लाख वोटों से हरा दिया। देश भर में भी बीजेपी की गठबंधन एनडीए की 270 सीटें आती हैं और वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी भारतीय इतिहास की पहली महिला रेल मंत्री बन जाती हैं। हमी ममता बनर्जी लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुई, लेकिन मार्च 2001 में तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन के बाद टीएमसी ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पर रक्षा सौदे में रिश्वत लेने का आरोप लगा। एनडीए से अलग होने के बाद ममता बनर्जी ने 2001 पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, लेकिन 188 सीटों के साथ लेफ्ट फ्रंट ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीत लिया। वहीं टीएमसी कांग्रेस गठबंधन की केवल 86 सीटें आती हैं। इस हार के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली, बीजेपी की बदले की राजनीति और चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। हालांकि सितंबर 2003 में ममता ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया और एनडीए में वापस लौट आती हैं। यानी ममता बनर्जी एक बार फिर वाजपेयी के खेमे में लौट आती हैं। पहले उन्हें बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बनाया गया और फिर जनवरी 2004 में उन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है। इस वक्त तक भाजपा पर गुजरात के 2002 दंगे करवाने के आरोप लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी ने 2004 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में मिलकर लड़ा। लेकिन इस चुनाव में टीएमसी की केवल 1 सीट आती है और ये सीट भी खुद ममता बनर्जी की ही थी। ममता के बाकी सारे कैंडिडेट्स ये चुनाव हार जाते हैं। इस हार के बाद भी ममता बनर्जी ने 2006 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। इस चुनाव में भी टीएमसी की केवल 30 सीटें आती हैं, जो 2001 की 60 सीटों के मुकाबले आधी रह जाती हैं। ये ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर के सबसे बुरे दौर में से एक था। एक तरफ वो संसद में अकेली थी, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सीटें लगभग आधी रह जाती हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 2006 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो बनाने की घोषणा कर दी। इसके लिए पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने टाटा कंपनी को बंगाल में 1000 एकड़ जमीन देने का वायदा किया।
इस प्रोजेक्ट के लिए सिंगूर नाम की जगह को चुना जाता है, लेकिन जब सरकार ने किसानों से जमीन लेना शुरू कर दिया तो हजारों किसान इसके विरोध में आ जाते हैं। अपने लिए मौका देखकर ममता बनर्जी ने किसानों का समर्थन कर दिया और भूख हड़ताल कर दी। ममता बनर्जी के इस आंदोलन को मेघा पाटेकर, अरुंधति रॉय और महाश्वेता देवी जैसी सोशल एक्टिविस्ट का भी सपोर्ट मिलता है। ममता का ये आंदोलन पूरे बंगाल में आग की तरह तेजी से फैला। लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लिया। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। 18 दिसंबर 2006 की सुबह 7:30 बजे ममता जब धरने पर बैठी हुई थी, तभी उन्हें आंदोलन की 16 साल की एक कार्यकर्ता तापसी मलिक की हत्या की खबर मिलती है। ममता ने एक पत्र लिखते हुए कहा कि तापसी मलिक कल तक उनके साथ धरने पर बैठी हुई थी, जिसकी आज सुबह 5 बजे रेप के बाद हत्या कर दी गई है। ममता बनर्जी ने तापसी मलिक की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। अंत में उनकी ये मांग मान ली जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने दावा किया कि ताप्स के पिता ने ही तापसी का रेप किया था। तापसी की हत्या और इस मुद्दे पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार की इनसेंसिटिविटी ने पूरे पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम सरकार को बदनाम कर दिया, जिससे सिंगूर आंदोलन और तेज हो जाता है। इधर सिंगूर में ममता का आंदोलन चल ही रहा था कि 14 मार्च 2007 के दिन बंगाल पुलिस ने नंदीग्राम में किसानों पर गोलियां चला दी। लेफ्ट फ्रंट की सरकार यहां खेती की जमीन पर एक पेट्रोकेमिकल और पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि पीसीपीआईआर एस्टैब्लिश करना चाहती थी, जिसका लोकल किसान विरोध कर रहे थे। इस विरोध के बीच ही 14 मार्च के दिन सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के आदेश पर 2500 पुलिसकर्मी नंदीग्राम में घुसते हैं और प्रोटेस्ट कर रहे किसानों पर गोलियां चला देते हैं। इस गोलीबारी में 14 लोगों की जान चली जाती है। ममता ने मौके का फायदा उठाते हुए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का विरोध किया, जहां पर इंडस्ट्रीज बनाई जानी थी। इसे लेफ्ट फ्रंट के वो समर्थक भी ममता के साथ आ जाते हैं जिन्हें लेफ्ट सरकार की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ नजदीकी पसंद नहीं आ रही थी। एसयूसीआई जैसी कट्टर कम्युनिस्ट पार्टी भी अब लेफ्ट फ्रंट का साथ छोड़कर टीएमसी के साथ आ जाती है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट के सारे मुद्दे उनसे छीन लिए, जिनसे लेफ्ट को किसानों, मजदूरों और गरीबों का सपोर्ट मिलता था। इससे लेफ्ट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहीं ममता बनर्जी एक नए लीडर के रूप में उभरती है। जून 2008 में पूर्वा मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और सिंगूर में हुए पंचायत चुनावों में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन को और रफ्तार दे दी। जमीन अतिक्रमण करेছে किंतु कोटे सजाराधीन बोले ममता बनर्जी ने भी फैक्ट्रियों के गेट्स के बाहर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। 2006 और 2007 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने ममता की कार पर बम फेंके और गोलियां चलाई ताकि उन्हें नंदीग्राम में घुसने से रोका जा सके, लेकिन वे असफल रहे। इधर अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर से टाटा का नैनो प्लांट हटाने का ऐलान कर दिया और इसके लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बताया। सिंगूर और नंदीग्राम के इस किसान मजदूर आंदोलन ने ममता का पॉलिटिकल करियर पूरी तरह से बदल दिया। जो ममता कुछ समय पहले तक संघर्ष कर रही थी, वो अचानक से लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता और टीएमसी को एक नई इमेज दी, जिसकी उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी। सिंगूर हमार फेवरेट जाएगा, हमारा आंदोलन इकट्ठा बड़ो अंश जुड़े। अब बंगाल में ममता का कोई मुकाबला नहीं रह गया था। साल 2011 में जब बंगाल चुनाव हुए तो ममता बनर्जी ने लेफ्ट के 34 साल पुराने राज को बंगाल से खत्म कर दिया। ममता के गठबंधन ने बंगाल की 294 सीटों में से 227 सीटें जीत ली। अकेले टीएमसी की 184 सीटें आती हैं, वहीं उनके गठबंधन वाली कांग्रेस की 42 सीटें आती हैं। इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के साथ ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं।